कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। और आज की जो क्लास है पर्यावरण विज्ञान की शुरू हो गई है। सारी चीजें हम सब मिलके पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आज जो मैं ईवीएस लेके चला हूं पर्यावरण विज्ञान, बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ेंगे। अलग ढंग से कैसे पढ़ेंगे उसका एक तरीका है। देखिए, पर्यावरण विज्ञान में अब चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठे, जहां पर इन्वायरमेंटल स्टडी आता है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपीटेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे कोई अन्य परीक्षा भी क्यों ना हो, क्योंकि आज आईएएस पीसीएस में भी ईवीएस का बहुत बड़ा रोल है। आपको अचंभा होगा, तजुबात होगा कि पीसीएस के अंदर जो प्री परीक्षा होती है उसमें ईवीएस का रोल इतना बढ़ चुका है कि ध्यान दीजिएगा 15% सवाल अकेले ईवीएस से आते हैं। क्योंकि फेस टू फेस जब आपसे बात करते हैं तो चीजें ऑटोमेटिक ही समझ में आने लगती हैं। लेकिन अब इन चीजों को हम उसी रिदम में कैसे पढ़ें उसका एक तरीका है। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। जो 5th क्लास है हमारा ईवीएस जो उसमें सब्जेक्ट है, पहले हम 5th क्लास को टिप्स पे लेके आएंगे। उसके साथ साथ जो चीजें और एक्स्ट्रा एड ऑन होंगी वो मैं आपको देते चलूंगा। हर दिन हमारा एक टारगेट होगा कि हम एक चैप्टर को कंप्लीट करें। एक होमवर्क दूंगा मैं आपको, होमवर्क के तौर पर मैं आपको कुछ पीडीएफ दूंगा, वो आपको पढ़नी होगी। हम पढ़ेंगे कैसे, अब मैं आपको थोड़े नोट्स दिखा देता हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। अब चलिए मेरे साथ, आप ये देखिएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने ये पीडीएफ खोल के रखा है, आप सभी देख पा रहे हो, विजिबल होगा आपको ये सब कुछ। कोई दिक्कत हो तो तुरंत मेरे से बात करिएगा आप। इसमें आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्लास 5th को लिया है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये क्लास 5th है। अगर ये क्लास 5th है तो यहां क्लास 5th में आपको याद रखना है ये क्लास 5th है। क्लास 5th क्यों लिया है? क्योंकि यहां से काफी सवाल आते हैं। ये समझिएगा 4 से 5 सवाल यहां से बिल्कुल डिक्टो मिलते, 5 नहीं कहूंगा मैं। अगर 30 सवाल आ रहे हैं तो 30 में से 10 सवाल आते हैं क्लास 5th से। 10 सवाल मायने रखते हैं। 10 सवाल जो आप बार बार एक शब्द बोलते हो कि पेडागोजी, ईवीएस का पेडागोजी। ये पेडागोजी क्या है? पेडागोजी का मतलब आप अपने अंदर चीजों को देखते कैसे हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन जो मुद्दे की बात है हम उसको नहीं पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले मुद्दे की बात ही पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मुद्दा पढ़ना है। मुद्दों में आता क्या है? ये क्लास 5th है और इसका मैंने माध्यम रखा हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। ध्यान देना, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप मेरे साथ दोनों लैंग्वेज में बने रहेंगे। देखिए, क्लास 5th को मैंने सबसे पहले लिया है और ये क्लास 5th ही नहीं होगा, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होंगी। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज होगा, दोनों माध्यम होंगे, दोनों माध्यम में हम ये पढ़ेंगे। आप ये समझिएगा, सबसे पहले आपके सामने ये विषय सूची है, इंडेक्स है। इंडेक्स आप देखिएगा, आपने पढ़ा है क्लास 5th में कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। ये टोटल 22 चैप्टर हैं। यहां पर आप ऑब्जर्व करिएगा, ये 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर हम यहां तक ये कंप्लीट करेंगे और ये 22 चैप्टर आसानी से हो जाएंगे। जब ये 22 चैप्टर यहां पर हो चुके होंगे तो आप यकीन मानिएगा हम ईवीएस पूरा कर चुके होंगे। केवल ये 22 चैप्टर ही नहीं है, इन 22 चैप्टर के साथ मैंने पूरा ईवीएस यहां पर कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि जो मैं आपको वर्क दूंगा वो आप घर पे जरूर करेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, तो आपको इसका लाभ 100% होगा। और पीडीएफ में आपको देता रहूंगा बिल्कुल। ये 22 चैप्टर आपके सामने है, मैंने रख दिए हैं। ये दोनों लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मेरे लिए दोनों स्टूडेंटों को बराबर देना जरूरी है। कहीं कहीं डेटा हिंदी में होगा तो टेंशन मत लीजिएगा। जैसे मैं ये तो आपको इस तरीके से फॉर्मेट पे दिया, ये विषय सूची हो गई। अब मैं आपके चैप्टर नंबर अगर 1 पे जाऊंगा, पहले मैं आपको भूमिका बना रहा हूं क्या क्या पढ़ना है, फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पे लेके जाऊंगा डायरेक्ट कि चैप्टर नंबर 1 क्या है। इसको यहां पर डिस्कशन करेंगे सभी मिलके, और जब डिस्कशन करेंगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले ये हिंदी में है, कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। इसके बाद आप देखिएगा, इसी को ही नीचे इंग्लिश में लिया गया है जिससे कि तकलीफ ना हो आपको, बिल्कुल समस्या नहीं आने दी जाएगी। सुपर सेंस, सुपर सेंस का आप मतलब समझ गए कि किस तरीके से जीव जंतु, मानव, पौधे, फ्लोरा फोना में सेंस होती है। वो टोटल का टोटल चैप्टर इस तरीके से डिजाइन इसमें है, पूरा एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को डिजाइन बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा आपके सामने। जब ये हो चुका होगा चैप्टर, फिर मैं आपके सामने होमवर्क दूंगा। अभी होमवर्क क्या होगा? होमवर्क होगा आपका ये चैप्टर,
जैसे सीटेट का पेपर है, ये सीटेट का पेपर होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा, इसमें पूरे 30 सवाल हैं। ये जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें 30 सवाल होंगे, ये 30 सवाल हैं, और इन सवालों को जब आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहोगे, देखिएगा पूरे 30 सवाल हैं, आपको ऑब्जर्व हो जाएगा यहां पर लास्ट 30वां सवाल है ये। तो ये 30 सवाल होंगे। जब इन 30 सवाल को आप घर पे पढ़ोगे, जैसे मैं आज आपको होमवर्क के तौर पर कुछ दूंगा, तो इस तरीके से आपको ये पढ़ते हुए चलना है। ये 30वां सवाल होगा तो मैं आपको पूरे 30 सवाल दूंगा। पूरा पेपर है सीटेट का। जब हम पेपर करते रहेंगे, हर वीक में एक पेपर करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम कम से कम पेपर से पहले 20 पेपर कर चुके होंगे, 20 पेपर कर चुके होंगे, और ये 20 पेपर आपको इस लेवल पर बैठा देंगे कि आपको तकलीफ नहीं होगी। एक होमवर्क और, जैसे कि ये सारी पृष्ठभूमि तो हुई, इसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं जिससे कि तकलीफ ना हो आपको। यहीं पर मैंने आपके लिए कुछ चीजें और तैयार की हैं। वो क्या तैयार किया है, जैसे ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को देखिएगा, सबको पीडीएफ दिख रहा होगा, ये पीडीएफ देखिएगा। इस पीडीएफ पर आप देख रहे हैं जो भी डेटा मैं आपको दूंगा घर पे लिए, इसको मन लगा के पढ़िएगा। और जैसे कि पीडीएफ आपके सामने, इसमें 14 पेज हैं, 14 पेज हैं, ठीक है। इन 14 पेज को आप मन से पढ़िएगा। इस 14 पेज से ही आपको सीटेट में या सुपर टेट में या यूपी टेट में, जहां पर भी पर्यावरण आएगा, वहां पर इस केवल 14 पेज से ही, क्योंकि मैंने इसको एनालिसिस किया, ये 14 पेज हैं, इन 14 पेज से आपको 2 और 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2 से 3 सवाल, जब इसको आप पढ़ लोगे। लेकिन पढ़ना आपको है, 2 से 3 सवाल। तो आज के पृष्ठभूमि में मैंने आपके सामने सारी चीजें बताई हैं। क्या बताया, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स में मैंने देखा कि आज हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। फिर हम चैप्टर नंबर 1 को बेहतर तरीके से यहां पढ़ेंगे कि किस तरीके से चीजों को हम एनालिसिस करें। सारी चीजें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी। फिर हम एक पेपर पर एनालिसिस करेंगे। पेपर आपके सामने मैंने बताया था, पेपर ये है आपका सामने। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में आएंगे, इस फाइल को आपको दूंगा जिससे कि आप बेहतर तरीके से सदुपयोग कर सको। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अब शुरू करते हैं चैप्टर को, टाइम वेस्ट ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है, या सबसे पहले इस पीडीएफ को मैं आपको समझा दूं जिससे कि जब घर पे जाएं आप तो ये चीजें क्लियर हो जाए। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी, पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। देखिएगा इस पीडीएफ को आप समझिए, सामने आपके सामने पीडीएफ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया पर्यावरण क्या है, एनवायरमेंट किसको कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, पर्यावरण की डेफिनेशन आपके सामने है, जीवधारियों मींस फ्लोरा फोना, आपने सुना है, जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर प्राकृतिक आवरण एवं उनके मध्य परस्पर संबंध तथा क्रियाएं, मींस द रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट, एंड उनके बीच में जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब आप समझते हैं आपके चारों तरफ का आवरण, आवरण जो होता है उसी को आप पर्यावरण के तौर पर पहचान करते हो। जब पर्यावरण की बात आती है तो पर्यावरण के बारे में आप लोगों को और भी चीजें समझते हुए चलना होगा। जो कुछ अच्छी चीजें हैं उनको साथ साथ में नोट डाउन भी करते हुए चलना होगा। पर्यावरण के बारे में अगर मैं बात करूं, पर्यावरण के जनक के तौर पर, फादर के नाम के तौर पर इसको जाना जाए, तो पर्यावरण के पितामह किसको कहा गया है? पर्यावरण के पितामह डॉक्टर रेक्स एन ऑलिनर्स। पर्यावरण के फादर के तौर पर इनको जाना गया है, डॉक्टर रेक्स एन ऑलिनर्स। इन्होंने क्या बताया पर्यावरण के बारे में? इन्होंने पर्यावरण के बारे में बताया, स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। समझिएगा, स्टडी एंड द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा अध्ययन जो जीवधारियों, जीवों में, जीव क्या हो गए? जीव आप जानते हैं, जीव में जीव जंतु बोलते हो, पेड़ पौधे बोलते हो, और एबायोटिक निर्जीव के बीच में जो परस्पर संबंध है उसको आप पर्यावरण कहते हो। आगे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, उनको भी आप मन से पढ़िएगा। इस पूरी पीडीएफ को मैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं जिससे घर पे आप इसको बेहतर पढ़ पाए। इसके बाद इसमें दिया गया है, इसको इस तरीके से देखिएगा, यह पर्यावरण से संबंधित बातें आ गई।
ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लास के बाद 10 मिनट के जस्ट बाद ये पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, वहां पर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। तो इस पर्यावरण में पूरा का पूरा जो 14 पेज हैं, इन 14 पेज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। देखो पर्यावरण के बारे में इसने क्या बताया, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, भौतिक पर्यावरण, जैविक, सांस्कृतिक, और इसके बाद मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध क्या थे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था। आखेट, ये तो काल बताया, टाइम, किस टाइम की ये बात है, टाइम का नाम है आखेट एवं भोजन संग्रह। जब इंसान जंगलों में रहता था, पेड़ पौधे जंगली जीवन जंतुओं के बीच में निभाता था और पेड़ों पर रहता था, पेड़ों की छालों को पहनता था, पत्थरों के औजार थे उसके, कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था, तो उस समय के काल में मानव का स्वरूप क्या था, जीव्य और भौतिक मनुष्य। मानव का संबंध क्या था, जीव्य और भौतिक मनुष्य, फैक्टर है ये। पशुपालन और पशुचारण जब वो करने लगा तो वो सामाजिक मनुष्य बन गया। फिर वो पौध पालन और कृषि करने लगा तो वो आर्थिक मनुष्य बन गया। फिर वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण की दुनिया में आ गया तो विध्वंसक बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये कारक हैं, फैक्टर हैं। जब वो आखेट और भोजन संग्रह करा करता था तो ये कारक है, जीव्य या भौतिक मनुष्य। पशुपालन और पशुचारण करने लगा तो उसने चीजों को रूपांतरित किया और वो सामाजिक मनुष्य की भूमिका में आ गया, समाज समझ में आने लगा। फिर वो क्या करने लगा, पौधों का पालन और कृषि करने लगा तो वो आर्थिक गतिविधियों में आ गया, परिवर्तन कर दिया उसने। फिर उसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया तो उसने प्रकृति का नाश कर दिया। आपको पता है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई और उस इंग्लैंड से जो उत्पन्न औद्योगिक क्रांति थी उसने पूरी दुनिया के अंदर पर्यावरण को बड़ी क्षति पहुंचाई। उस पर्यावरण की क्षति देखिए, ध्यान देना, आप समझिएगा, 17वीं शताब्दी से शुरू होके 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में जाकर, ध्यान देना, 20वीं शताब्दी में जाकर इस मनुष्य ने प्रकृति के बारे में सोचना शुरू किया। और आप सभी को पता है 1972, 5 जून 1972 एक सम्मेलन हुआ और जिस सम्मेलन को आप पर्यावरण दिवस के तौर पर जानते हो, वो सारी की सारी भूमिका इन सब चीजों से स्टार्ट हुई। अब समझिएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ, तब हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया हिंदुस्तान में, 1986। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, छाता विधानसभा के तौर पर इसको जाना गया। गंगा कार्य योजना हिंदुस्तान में कब लागू हुई, 1985 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। राष्ट्रीय हरित न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में आया। जैसे यमुना, गंगा, इन नदियों में जो प्रदूषण कर रहे हैं लोग, उस प्रदूषण को कम करना, ये सब चीजें हैं इससे संबंधित। इसके बाद आप देख रहे हैं पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया, किस पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। खेती की सर्वाधिक पुरानी प्रणाली है झूम कृषि, ये आपके लिए है, ये आप होमवर्क है ये आपका, ठीक है ना। इसमें पूरे के पूरे ये 14 पेज है, मैं आपको केवल दिखा रहा हूं, पढ़ना आपको है ये, इसको आसानी से पढ़ सकते हो। इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं है जो आपको तकलीफ दें, लेकिन हां मैं आपको वापस कह रहा हूं 3 से 4 सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे। ये लास्ट में 14 पेज हैं, इन 14 पेज को आप मन लगा के पढ़िएगा। जब ये 14 पेज आप पढ़ चुके होंगे, देखिएगा मैं आपको सारे पेज दिखा रहा हूं जिससे कि तकलीफ ना हो, सब चीज है इसके अंदर। 3 से 4 सवाल मिनिमम आएंगे, 3 से 4 सवाल बोल रहा हूं आपको, 3 से 4 सवाल, लेकिन पढ़ना आपको है। जब इसे आप पढ़ लोगे, क्योंकि टाइम में वेस्ट इस वजह से नहीं कर रहा हूं, मैं परसों मिलूंगा इसके बारे में, इससे पूछूंगा, इसको वापस बताऊंगा, जिससे कि आपको दिक्कत और तकलीफ ना हो। इसे मैं परसों वापस रिपीट करूंगा। आज तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये 14 पेज हैं, 14 पेज, और इन 14 पेजों को जब आप कर लेंगे, देखिए पीएच मान से परीक्षा में सवाल आते ही आता है। इससे संबंधित बातें हैं यहां पर। पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल कितने से कितने होता है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, न्यूट्रल क्या, उदासीन क्या होता है, वो सारी की सारी भूमिका यहां पर मिलेगी आपको। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो ये 14 पेज में सबका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मानव लार में कितना पीएच होता है, सिरके में कितना पीएच होता है, अंगूर और संतरे के रस में कितना पीएच होता है, बियर में कितना, अम्ल वर्षा किसको बोलते हैं, नाखून और बाल, जब हम नाखूनों को, आधे लोग उनको दांतों से काटने की आदत है तो उसको नुकसान क्यों होता है, क्योंकि पीएच मान अलग है। तो ये सारी भूमिका में आपको ये सब कुछ मिलेगा। ये 14 पेज हैं, इन 14 पेज को आप मन लगा के पढ़िएगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये घर पे पढ़ेंगे, इनको पढ़िएगा,
पढ़ने के बाद परसों में सबसे पहले ये पीडीएफ पर डिस्कशन करूंगा, ये आज आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा। आज मैं केवल होमवर्क ये दूंगा, ठीक है। अब जो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे, अब उस क्लास पे चलिए। क्लास क्या है, क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लास आज की शुरू होती है। अब देखिएगा, होमवर्क आपको मिल चुका, कमेंट तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मुझे सजेशन नहीं देंगे मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कमेंट में आपके सामने आपके पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। कैसे पहचाने चींटी ने अपने दोस्त को। देखिए, इस पूरे चैप्टर में बताया क्या गया है। इस पूरे चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो संवेदनाएं होती हैं, ज्ञानेंद्रियाएं होती हैं, सेंसेस होती हैं, हर जीव जंतु में सेंस होती है। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। किसी में जैसे देखने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी में सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी में फीलिंग महसूस करने की क्षमता ज्यादा होती है। आप समझते हैं ना, किसी में सुनने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी में बोलने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा शेर का गुर्राना, जब एक लायन गुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज पहुंच जाती है, तो उसकी बोलने की क्षमता ज्यादा है। आपने सुना रेशम का कीड़ा, उसको सूंघने की क्षमता ज्यादा दी है। और आपने सुना है सांप, उसको फील करने की क्षमता ज्यादा दी गई है, क्योंकि उसके कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकता, वो फील कर पाता है, वो फील कर पाता है। ऐसी आपने बाज को देखा होगा, चील को देखा होगा, गिद्ध को देखा होगा, उसमें देखने की क्षमता ज्यादा होती है। कुछ में अपने जीवन के प्रति, जैसे आपने एक स्लॉथ का नाम सुना होगा, वह आलसी होता है, वो खाता क्या है, कितने दिनों के तक वो सोता रहता है। तो वो सारी की सारी पृष्ठभूमि इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। तो पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जीव जंतुओं में सेंस कैसे काम करती है, उनकी ज्ञानेंद्रियां किस तरीके से उनको इंडिकेट करती हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी बात पर निर्भर है। तो इस पूरे चैप्टर में आपने देखा कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। अब जल्दी जल्दी ये पूरा चैप्टर कर लेते हैं। देखिए, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते, वो देखिए अब यहां पर ये इसके बारे में एग्जांपल दिया है, और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक सवाल दिखाया था। अगर आप देख रहे हो ये वाला सवाल, समझ रहे हो ना, सवाल क्या कह रहा है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। और पहला चैप्टर पढ़िएगा। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्या दिखाना चाह रहा हूं और क्या बताना चाह रहा हूं कि परीक्षा सीटेट में सवाल कैसा आया है। सवाल देखिएगा, ये सवाल 2016 पेपर है, ये 2016 का पेपर है, समझिएगा। 2016 सीटेट का पेपर है ये। और 2000 सीटेट का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ईवीएस क्लास 5th का पहला पेज है। फर्स्ट पेज और फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से कोरिलेट कर रहा हूं, जिससे कि चीजों को आपको समझ में अच्छा लगे, आपको चीजें समझ में तो आ जाए ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, नहीं, इसका औचित्य है। यहां पर पहले पेज में केवल यह दिखाया गया कि बच्चे बैठे हैं, ऊपर कौन है, ऊपर एक चील है, ठीक है। वो इसको, क्योंकि चील की दृष्टि हम इंसानों की दृष्टि से कितने गुना ज्यादा होती है, 4 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये देख पा रहा है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को यहां पर अटैच किया है आपके लिए, इसी वजह से इस क्वेश्चन को आपके लिए अटैच किया, जिससे कि चीजें आपको समझ में आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि उसको मेरे से ज्यादा दिखता है, उसको मेरे से ज्यादा दिखता है। और यही सवाल ईवीएस के क्लास 5th में फर्स्ट पेज है, सन 2016 में सीटेट का फर्स्ट सवाल है। आप समझ गए? मैं वापस कहता हूं, ईवीएस क्लास 5th को टिप्स पे ले आना, पूरा बेस है वो। फिर वो क्या कह रहा है, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि उसके अंदर संवेदना ज्यादा है। क्योंकि आपने नाम सुना है वकोध्यानम स्वान निद्रा, स्वान निद्रा का मतलब कुत्ते जैसी निद्रा, और निद्रा एकदम खुल गई क्योंकि उसे हलचल फील हो गई, उसे फील हो गया कि कोई गुजर रहा है, ठीक है। तो यहां पर सेंस है इसकी ये। उसके बाद आप क्या कह रहे हो, खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्यों? क्योंकि उनको क्या फील हुआ था, उन्हें उसकी गंध आ गई, ठीक है, उसकी फ्रेगनेंस वहां तक पहुंच गई। तो ये क्या है, ये चींटियों से संबंधित है। अब देखिए यहां पर यही मैंने इसको इंग्लिश में लिया है, सारी की सारी चीजें जब आप इसको पढ़ोगे हिंदी इंग्लिश में तो आपको अच्छा लगेगा। इसको पढ़िएगा, मन लगा के देखिएगा, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर आधारित होगा। जैसा कि आप सभी को पता है ये, हाँ, अब इसमें
जो सेकंड पेज है, सेकंड पेज ये है। सेकंड पेज में क्या बता रहा है, कैसे पहचाना साथी को। चींटी ने अपने साथी को कैसे पहचाना, क्योंकि आप सभी को पता है चींटी अपने साथी को पहचानने के लिए क्या एक ऐसा द्रव छोड़ती है जिस द्रव को क्या फील कर कर, सूंघ कर दूसरी चींटियां उसको फॉलो करती हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इसमें बताया गया है। इसी को हमें पढ़ते हुए आगे चलना था। यहां पर जब हम इसको पढ़ते हुए आगे चलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनमें क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इंद्रियां होती हैं सभी में। जैसे आंख और नेत्र देखने के लिए होता है, कान सुनने के लिए होता है, नाक सूंघने के लिए होता है, जीभ स्वाद के लिए होती है, त्वचा महसूस करने के लिए होती है। इसी वजह से आप लोगों को यहां पर पूरे चैप्टर से क्या क्या सीखने को मिलेगा। चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा। और ऐसे ही कुछ पक्षी ऐसे हैं जैसे बाज, गिद्ध और चील, जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होती है। मनुष्य से कितने गुना ज्यादा होती है, 4 गुना ज्यादा होती है। कौन कौन से ऐसे जीव हैं, कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं, आप सबने पहले भी पढ़ा है। बाज है, गिद्ध है और चील है। ये पक्षी इंसान की अपेक्षा 4 गुना देख पाते हैं। कितना गुना देख पाते हैं, 4 गुना देख पाते हैं। ठीक है, और अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। आप लोगों को एक बात और समझनी है। क्या चीजें समझनी है, जो यहां पर पक्षियों के बारे में बात की थी फर्स्ट पेज पर। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। ध्यान देना, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, परंतु इनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये अपनी गर्दन को घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको। क्या बताया है, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। जैसे हम इंसान, हम एक वक्त में एक ही चीज को देखते हैं, परंतु पक्षी एक वक्त में 2 अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, परंतु इनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। सवाल ध्यान दीजिएगा, पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती और हम इंसानों की आंखों की पुतलियां घूम सकती हैं, जिस कारण हमारा फोकस एक जगह होता है, परंतु पक्षी एक ही समय में 2 चीजों को देख सकते हैं। यहां से आप लोगों को याद रखना है। और वो जब अलग इधर उधर देखते हैं तो अपनी गर्दन घुमाते हैं। ये भी सवाल है सीटेट में। इसके बाद आप लोगों को ध्यान देना है, बड़े अच्छी बात करनी है। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। ध्यान देना, इस पूरे चैप्टर में है, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ के नहीं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ के नहीं। हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी करता है। ध्यान देना, हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी करता है। और दूसरी बात देखो कितनी इंपॉर्टेंट, सांप सुन नहीं सकता। सांप सुन नहीं सकता, परंतु जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है। इस पूरे चैप्टर में जो चीजें हैं मैं आपको यहीं पर कहानी के तौर पर सुना रहा हूं, जिससे कि चीजें दिमाग में आती रहें और जब परीक्षा हो तो इसको आप बेहतर तरीके से जवाब दें। देखिए, मच्छर जो होता है हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। वापस सुनिएगा, मच्छर हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। और आपको महसूस क्या होता है जानते हो, कि कान पर आकर ही मच्छर आपको फील होता है। जब वो कान पर भिन भिनाता है तो आपको फील होता है कि मच्छर आ गया है, जबकि उसको तलवे की गंध से वो अब तक पहुंचा था। ये आपको ध्यान देना है। कुछ जानवर अपने मलमूत्र की गंध से अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। वो कौन कौन से जानवर हैं जो अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? जैसे कुत्ता, कुत्तों का एक इलाका होता है। कुत्तों के साथ आपने शेर का नाम सुना होगा, बाघ का नाम सुना होगा, तेंदुए का नाम सुना होगा, चीते का नाम सुना होगा। ये अपनी गंध से अपने इलाके की पहचान छोड़ते हैं। क्लियर है? इनकी पहचान इनके किससे होती है? इनके गंध से होती है। ये चीजें आप लोगों को यहां समझते हुए चलना है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। यहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं, जो रात्रि में रात्रिचर होते हैं, जो रात में जागने वाले जीव जंतु होते हैं, वो केवल 2 ही रंग देख पाते हैं। वो केवल 2 ही रंग देख पाते हैं। और कौन कौन सा रंग देख पाते हैं? वो देख पाते हैं काला और सफेद, काला और सफेद, व्हाइट एंड ब्लैक। जो रात्रिचर होते हैं वो केवल 2 ही रंग देख पाते हैं। क्या क्या नाम होता है आप जानते हैं रात्रिचर? जैसे उल्लू या रैकून,
उल्लू या रैकून, ये केवल दो ही कलर देख पाते हैं, या तो सफेद देख पाते हैं या काला देख पाते हैं। ओके, ये बातें आप लोगों को यहां समझते हुए चलना है। काफी बातें हैं, मैं आगे बताते चलूंगा जिससे कि आपको यहां बिल्कुल भी समस्या ना आए, और समस्या आए तो उसको हम बैठ के आराम से डिस्कस कर लें। बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन आपको मेरे साथ लगातार लगे रहना है, ठीक है। अब देखिएगा, इसी को मैंने यहां पर इंग्लिश में भी रिवाइज किया है। इंग्लिश में जब मैंने इसको बताया है, अब यहां पर ये पूरा चैप्टर मैं आपको बता चुका हूं, इसकी एक्सरसाइज जरूर देखना। यहां पर ये जो करके देखो और लिखो, यही पैडागोजी है। जब आपके मन में ये चीजें चलेंगी तभी आप अच्छी तरीके से इनको समझा पाओगे और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। इनको पढ़ना धीरे धीरे। अब यहीं पर इसको इंग्लिश में मैंने बताया है, इंग्लिश में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों। इससे आपकी डबल, इसमें आपको जो हिंदी इंग्लिश की समस्याएं हैं, व्याकरण करने की जो ग्रामर है, वो पैसेज को रीड करके उसका जवाब देना है, वो भी क्लियर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों डुअल लैंग्वेज है, डुअल लैंग्वेज में आपको बड़ा फायदा होगा, इससे वोकैब भी अच्छी होगी आपको। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम फिर थर्ड पेज पर पहुंच गए। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए, अब देखो ये आओ करके देखें, यही तो एक क्या परीक्षण है, ये परीक्षण है। जब आप पढ़ोगे अधिगम तो उस पे किन चीजों पर मेन फोकस होगा, आओ करके देखें। और जो करके देखने का रिजल्ट है, उसी पर तो सवाल बनते हैं, उसी को तो पैडागोजी बोलते हो आप, ठीक। तो ये चींटियां हैं, चींटियां जो अपने पीछे गंध छोड़ती हैं, जो लिक्विड छोड़ती हैं, उसका नाम क्या, फॉर्मिक एसिड बताया इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। और बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे, ठीक है, जिसके द्वारा उन्होंने ये सब चीजें यहां पर बताई हैं। इसको पढ़िएगा। फिर बताया रेशम का कीड़ा। अब देखो सीटेट में सवाल क्या पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन है जिसकी सूंघने की क्षमता सर्वाधिक है। तो यहां पर सर्वाधिक क्षमता किसकी है, रेशम के कीड़े की, ठीक है। तो ये इसमें रेशम के कीड़े के बारे में बताया गया है, या मच्छरों के बारे में जो मैं पहले बताया ये बताया है, ठीक है। कुत्ते को एक इलाका होता है ये बताया गया है। यही सब चीजें इंग्लिश में बताई गई हैं, इनको आप पढ़िएगा तो ये सब चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। पूरे चैप्टर का सार बता रहा हूं जिससे कि आपको चैप्टर समझ में आए। यहां पर अब यहां पर नेक्स्ट बताया है, हम कुत्तों को सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, ठीक है। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, ये सब चीजें अब आपको समझनी है। जो आपके अंदर सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, आपके अंदर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस हैं, उन सेंस का क्या क्या कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए। जो हमारे अंदर सेंस है, ये उसका इस्तेमाल, कुत्ते की क्षमता, देखिए कुत्ते की सूंघने की क्षमता सर्वाधिक अगर वो बता रहा है, कुत्ते सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, ठीक है। तो अब इससे आपको यह पता होना चाहिए जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, वो पांच ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं, उनके बारे में समझिएगा। देखिए आंख जो होती है ये ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस है हमारी, ये आंख है। कान है, कान, नाक, जीभ, नेक्स्ट क्या है, त्वचा। ये ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, सेंस हैं हमारी। हम इंसानों की 5 सेंस हैं, जीव जंतुओं की भी 5 सेंस हैं। तो यहां पर आंख या नेत्र किस चीज का काम कर रहा है, देखने का। कान किस चीज का कर रहा है, सुनने का। नाक किस चीज का है, सूंघने का। जीभ किस चीज का, स्वाद का। और त्वचा किस चीज का, महसूस करने का। त्वचा किस चीज का, महसूस करने का। तो ये हम इंसानों की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों का जो जंतु होते हैं विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं इस्तेमाल। जो हम जीव जंतु हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, सेंस का प्रयोग हम अलग अलग चीजों के लिए करते हैं। ये आप लोगों को यहां पर याद रखना है। जैसे जब मैंने जीव जंतुओं की बात की है तो आपने एक नाम सुना होगा, छुई मुई का पेड़। जब छुई मुई के पेड़ को हम छूते हैं तो सिकुड़ जाता है। आपने देखा होगा सूरजमुखी का पेड़, सूरजमुखी का पेड़ सूरज की दिशा में घूमता है, तो उसमें क्या है, ये एक क्रिया है, प्रोसेस है। तो हर जीव जंतु में क्या होती हैं, सेंस होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो पहले चैप्टर का नाम सेंस ही था, तो ये पूरी की पूरी कहानी उसी से ली गई है। आप देखिएगा नेक्स्ट, यहीं पर वो आपसे पूछ रहा है कि आप हमें बताइएगा इस चैप्टर में कि किन चीजों की जो स्मेल है या फ्रेग्रेंस है अच्छी लगती है और किन की हमें बेकार लगती है। वो यहां पर कंपेयर करा रहा है। तो आप खुद से सोचिएगा, और जब आप अपने मनों की दशा, ध्यान देना, आप खुद एक शिक्षक हैं, जब तक आप चीजों को खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे तो परीक्षा, देखो सीटेट जैसी परीक्षा रटने से नहीं होती है। सीटेट जैसी परीक्षा आपके अंदर उथल पुथल मचाती है। जैसे अब ये टेबल देखकर आपके अंदर उथल पुथल मची है, बिल्कुल मची है, ठीक है।
क्यों मची है? क्योंकि आप एक जीव हैं और जब आप मन से सोचोगे ये सोचना ही परीक्षा में आपको हिट करने की आदत बना देगा। सोचिएगा, क्योंकि इस ईवीएस की जो परीक्षा है, ईवीएस में ऐसे ही हिट होगी परीक्षा, नहीं तो रटने से वहां बिल्कुल नहीं होता है। यहां पर ये सब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, इनको यहां पढ़िएगा, ठीक है, ये पढ़िए, ये दोनों चीजें बताई गई हैं। देखो ये एक मां का एग्जाम्पल दिया है, ये मां और बच्चे का एग्जाम्पल, एक अपने बच्चे और एक अपनी बहन या अपनी पड़ोसी के बच्चे की बात बताई गई है इसमें, इसको आप पढ़िएगा यहां पर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहां पर दी गई है, अब देखो यहां पर कैसे दिखा, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। अब ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? यह आपको अपने मन से सोचना है। जब आप थिंक करोगे तो चीजें क्रिएट होंगी। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में दो अलग अलग, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। जब बता दी है तो आप अच्छी तरीके से इसको बेहतर तरीके से बता सकते हो। अब ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैं पहले आपको बात डिस्कशन कर चुका हूं, वो यहां पर आई हैं बातें। इंग्लिश में भी सेम वही चीजें हैं, इनको आप पढ़िएगा। अब यहां पर इस पेज पर आइएगा, देखिएगा। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके किसी स्थिति में उसे पकड़ने का आसान लगेगा। देखिएगा, समझिएगा। जब आप ऐसा करोगे तो हम तो इंसान हैं, हमारी तो दोनों आंखों का फोकस एक ही जगह होता है। जब हम एक आंख बंद कर लेते हैं और दूसरी आंख खोल लेते हैं तो दोनों आंखों से भी देखते हैं तो ऑब्जेक्ट तो हमें एक ही देखता है। अगर हम सिक्का उछालते हैं तो दोनों आंखें उसी को फोकस करती हैं। ये नहीं कि हमारी एक आंख पेड़ को देख रही है और दूसरी आंख हमारी सिक्के को देख रही है। इसका सीधा साधा मतलब क्या बताना चाहा उसने? सीधा साधा मतलब उसने ये बताना चाहा कि इंसान का फोकस, इंसान एक समय पर एक ही टारगेट को देख पाता है। ओके, केवल उसने ये बताना चाहा आपसे एग्जाम्पल देके। सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता, तुम कैसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते। तो देखिएगा, ये तुलना इंसान की पक्षी से कर दी है, इंसान की पक्षी से कर दी है। वापस बता देता हूं, क्योंकि हम जितनी भी तुलना करेंगे इंसान की सबसे करेंगे, चाहे वो सूंघने की क्षमता से हो, चाहे वो देखने की क्षमता से हो, चाहे वो कानों की क्षमता से हो, चाहे वो सेंस त्वचा की सेंस हो, चाहे वो स्वाद की सेंस हो, वो सब कुछ तुलना ये परीक्षा में इंसान से करेगा। तो इसी वजह से आप ये सारी, ये क्रियाकलाप बोला जाता है, इसको प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस को आप करते चलिएगा तो चीजें समझ में आती रहेंगी। यहीं पर बताया गया, चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना देख पाते हैं। कितना गुना देख पाते हैं? 4 टाइम्स देख पाते हैं। जो चीजें हम 2 मीटर दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। कहने का मतलब, एक बच्चे को समझाने के लिए 4 गुना, 4 गुने का मतलब हमसे 4 गुना ज्यादा। अगर मैं 1 किलोमीटर देख पाता हूं तो चील, कौवा, चील, गिद्ध और बाज ये हमसे कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर देख पाएंगे। अगर मैं 1 किलोमीटर देखेंगे तो 4 किलोमीटर से देख पाएंगे उस चीज को। तो ये सब कुछ चीजें पता है, ये सब कुछ बताया गया है आपको। जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते। देखो इस जानवर को, ये चित्र कैसा दिखाई दे रहा है। देखो ये जानवर हैं, इनको वापस बता दिया है मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जो रात्रिचर होते हैं, रात्रिचर को केवल 2 ही कलर दिखते हैं, एक कलर तो व्हाइट दिखता है, एक ब्लैक दिखता है। तो वो चीजें यहां पर बताई गई हैं। हमें मल्टी कलर दिखाई देता है, विबग्योर आपने सुना है, 7 कलर हमें बेहतर दिखते हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी बात यहां पर बताई गई है। यहां पर क्या बताया इसने? जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले, ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से क्रिएट हो गया। ध्यान देना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ तो आपने पहले से लिया है, अब हम सब मिलके पढ़ रहे हैं। और जब हम सब मिलके पढ़ेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी, और जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो परीक्षा हिट होगी। तो इसमें आपने देखा, ये इसके बाद यही चीजें इंग्लिश में यहां पर रिवाइज की गई है। इंग्लिश में जब पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, जो इसको यहां से पढ़िएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कितने तेज कान, अभी ये हाथी के एग्जाम्पल से दिया है। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हम पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। अब यहां पर ये इसने देखो एक सवाल और क्रिएट कर दिया। क्या सवाल क्रिएट किया? कि किनके कान दिखाई देते हैं और किनके कान दिखाई नहीं देते हैं। यह आपने कक्षा 4 की क्लास में इसको पढ़ा था, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने कैसे पढ़ा था याद करो, मैंने आपको चीजें कुछ बताई थी, क्लास में भी बताई थी, क्लास के अलावा भी।
क्या बताया था? जिनके बाल होते हैं, ध्यान देना, जिनके बाल होते हैं और कान दिखाई देते हैं, उसके संबंध में मैंने आपको अलग तरीके से डिस्कशन किया था। क्यों बताया था? क्योंकि याद रखिएगा, कुछ अंडे देते हैं, याद, मैं आपके कमेंट की अपेक्षा कर रहा हूं, कुछ अंडे देते हैं और कुछ बच्चों को बच्चे देते हैं। तो अंडे और बच्चे देने वाले कौन कौन होते हैं? उम्मीद करता हूं कि मुझे आप आसानी से इस बात का जवाब तो दे ही पाओगे। उम्मीद करता हूं इस बात का जवाब आप मुझे बढ़िया तरीके से दोगे। कौन बच्चे देते हैं और कौन अंडे देते हैं? तो जवाब आप पहले ही पढ़ चुके हो। और ये चीजें किससे संबंधित है? कान से संबंधित है और बाल से संबंधित हैं। कान और बाल से संबंधित हैं, केवल दो चीजें हैं। उम्मीद करूंगा कि आप में से 100% स्टूडेंट मुझे इस बात का तो जवाब देंगे ही, क्योंकि मैंने कोई टफ सवाल नहीं पूछा है। ऐसा सवाल पूछा है जो आप बचपन से, मतलब बचपन का मतलब समझ गए ना, जब से सीटेट की परीक्षा के लिए आए हो तब से ये चीजें आपको बार बार बताई जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनकी त्वचा पर बाल होते हैं वो भी बताओ मुझे। जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं वो अंडे देते हैं। दोनों चीज देखिएगा, दोनों चीज समझ में लेके चलिएगा, तभी चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो आप बहुत आसानी से भूल जाओगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, परीक्षा में यही सिम्टम एकदम बिल्कुल नजर आती हैं चीजें। इन्हीं चीजों को आप देखते हुए आगे यहां पर बढ़ते चले जाओगे। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है? क्योंकि हमने पहले भी ये चीजें पढ़ी हैं, और जब हम पहले पढ़ चुके होते हैं तो उनको वापस रिवाइज करते करते हमें याद हो जाती हैं, कुछ और मतलब नहीं है इस चीज का, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जवाब आपने सबने बिल्कुल अच्छी तरीके से दिया, वेल डन, गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, आपने अच्छे जवाब दिए। अब यहां पर बताया गया है कुछ चीजें हैं। आवाज सुनने की बात बताई गई है कि आवाज किस तरीके से सुनाई देती है, ये सब चीजें पढ़िएगा। यहां हाथी से संबंधित ये छोटी सी बात बताइए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो इसको पढ़िएगा आप। इसके बाद यहां पर बताया इसने, एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज आती है? अब जैसे चित्र में दिखाई दिया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। अब ये बताना क्या चाहता है? ये बताना चाहता है कि ठोस में आवाज ज्यादा आती है, ठोस में आवाज ज्यादा होती है, जो सॉलिड होता है सॉलिड में आवाज ज्यादा होती है, ठीक है? और जैसे अगर मैंने कहा टंगस्टन धातु में ध्वनि, जो ध्वनि होती है, ध्वनि की गति कहां तेज होती है? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है कहां पर होती है सर्वाधिक ध्वनि की गति? कौन बताएगा? ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है ठोसों में। कहां पर होती है? ठोसों में। जो सॉलिड होता है वहां पर ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। इसके बाद अगर मैं जितना भी जो ठोस होगा वहां साउंड ज्यादा होगी। 332, ध्यान देना, 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की सामान्य चाल होती है। 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की गति होती है, द स्पीड ऑफ वेव इन किसमें? वायु में, एयर में, ठीक? तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया ठोस में बहुत ज्यादा होती, सर्वाधिक होती है। तो ये चीजें यहां पर बताने की बात की गई है। अब यहां पर इसने बताया सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है, ठीक है? इसके बाद आवाजें अलग अलग, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे शेर चीता को देखकर एक ऐसी आवाज निकालकर साथियों को संकेत देता है। बिल्कुल, अब ध्यान देना, यहां संकेत देने की बात आई है, तो मैं आपको बता देता हूं, सन 2004 में सुनामी आई थी। सन 2004 में सुनामी आई थी, तो अंडमान निकोबार द्वीप में रहने वाली एक विशेष जनजाति, जब वो सुनामी आई तो सुनामी की पहले आने वाली पहले से ही चेतावनी को वो समझ पाए, और जब उन्होंने समझ लिया तो उन्होंने वह क्षेत्र छोड़ दिया, जिसके कारण उनको जान और माल का नुकसान कम हुआ। मछलियां, कुछ पक्षी, कुछ जानवर, उनको मुसीबत, प्राकृतिक मुसीबत आने से पहले उस मुसीबत का पता चल जाता है। वो सेंस होती है उनकी, सेंस के द्वारा ही तो वो समझ पाए। या हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो पक्षियों की कुछ हलाहल, कुछ उनकी समझ, जो उनकी एक्टिविटी थी, उन एक्टिविटी को देखकर वो पहचान लेते थे कि इस जगह पर ये मुसीबत हो सकती है। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग अभी भी समझ जाते हैं कुछ घटनाओं को देखकर कि ये घटना ये शुभ संकेत नहीं है, ये अशुभ है, तो इसका मतलब उनकी सेंस ऐसा कह रही है। और जो सेंस होती है, हम सभी व्यक्तियों में अलग अलग सेंस होती है, ठीक है? कुछ हमारी
जो सोचने समझने की क्षमताएं होती हैं, कुछ अंदर की जिनको जो अध्यात्म की दुनिया से जुड़े होते हैं उनमें सेंस ताकतवर हो जाती हैं। जो अपने आप पर काबू कर लेते हैं लोग, वो दुनिया को बेहतर तरीके से देख पाते हैं, उनकी सेंस लाजवाब हो जाती है। तो सेंस बहुत अलग अलग तरीके से काम करती है। तो जीव जंतुओं में सेंस कुछ मायने में हमसे ज्यादा है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो कॉकरोच, चूहे बिल से बाहर निकलने लगते हैं और भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेंस आ गई थी। उनको वहां वो गति जो है, अर्थक्वेक जो था, भूकंप जो था, उससे जो ध्वनि निकलती है, वेव जो निकलती है, आप जानते हो अर्थक्वेक में जो तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी तरंगे होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वेव। आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो उन चीजों से संबंधित ये बातें आप लोगों को यहां याद रखनी है, और कुछ नहीं है। देखो ये सुनामी से संबंधित मैंने आपको बताया था, ये सुनामी से संबंधित बातें यहां पर आ गई। 2004 में दिसंबर में आई सुनामी से कुछ पहले जानवरों का अजीब व्यवहार, उनके द्वारा दी गई चेतावनी, भारी आवाजों को अंडमान की खास आदि जाति ने पहचान लिया था। तो ये पहचान आवाज से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा, ये और कुछ नहीं है। फिर चलते हैं यहां मछलियों। डॉल्फिन भी एक अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। तो ये पूरी भाषा से संबंधित यहां बात बताई गई है, तो इसको पढ़िएगा। बिल्कुल सोनाली जी, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी सेंस नॉर्मल लोगों से भी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर ईश्वर है, प्रभु है, अल्लाह है, उसने हम सभी व्यक्तियों को, देखिए अगर वो ब्लाइंड है, जन्म से ब्लाइंड है, तो उसको वह पावर कहीं और से दे दी है। वो आंख बंद करके भी चीजों को समझ पाता है। अगर उसको दिखा गड्ढा है तो रुक जाता है। और आप और हम अगर आंखें बंद करके प्रैक्टिस करते तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उस ऊपर वाले ने बराबर वो एक चीज ना देकर किसी दूसरी चीज में उसको सेंस दे दी है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। अब यही सब चीजें आप देखिएगा यहां पर। आओ खेलें एक मजेदार खेल। यहां पर एक खेल के बारे में बताया गया है। यहां कुछ ऐसे जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है जो सर्दी और गर्मी में किसी विशेष मौसम और प्रकृति में वो अलग अलग स्थान पर चले जाते हैं। जैसे सर्दियों में छिपकली के बारे में बताया गया है। यहां पर उसके बारे में पूछा गया है कि वो 6 महीने चली जाती है। तो ये पूरी की पूरी यहां पर छिपकलियों के बारे में बताया गया है, गुम हो जाती हैं। जरा सोचो ऐसा क्यों। अब देखिएगा, अब यहां पर इनके बारे में दोनों लैंग्वेज में है, दोनों लैंग्वेज ये पढ़िएगा, दोनों लैंग्वेज से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर एक ये भालू जैसा दिखता है, ये देखो सीटेट में आया है सवाल, ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे सोता है। ध्यान देना, देखो क्या 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। तो 24 घंटों में से 17 घंटे सोता है। और ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर समझिएगा आप। और स्लोथ के बारे में बताया गया है। स्लोथ की उम्र कितनी होती है? 40 वर्ष होती है। इसका जीवन काल कितना होता है? 40 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 40 वर्ष इसका जीवन वर्ष काल होता है। और देखिए ये कितना आलसी होता है। हम में से भी शायद कुछ ऐसे ही आलसी हैं, हम में से भी कुछ ऐसे ही आलसी हैं जिसने इस लॉकडाउन को, ध्यान देना, ये 40 वर्ष है और हमारे लिए इतना समय, इतना बेहतर समय आने वाले भविष्य में नहीं मिलने वाला है। इसका सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सप्ताह में, पूरे जीवन में 40 वर्ष में लगभग 8 बार ही अपने पेड़ को बदलता है, मतलब अपने आवास को बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि एक पेड़ पर ही लटका रहता है, वहीं पर खाता रहता है और वहीं पर सोता रहता है। इसका यही जीवन काल है। 40 वर्ष में, पूरे जीवन काल में ये 8 ही वृक्षों को बदल पाता है। तो जो इस ग्रुप में जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो स्लोथ की भूमिका में हैं, प्लीज उस भूमिका से निकलो। हम इंसान हैं। हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, आधे कुछ स्टूडेंट मेरे से सवाल पूछने लगते हैं कि सर हमें सोना कितना है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारे लिए सोना उतना ही जरूरी है, देखिए, जितना हमारे लिए खाना। लेकिन कितना कितना सोएं, आखिर कितना सोएं? जब सोएं और सोने के बाद जैसे ही पहली बार नींद खुल जाए, बस इतना सोना जरूरी है। हम टाइम रख के सोते हैं कि नहीं, हम 10 बजे सोए तो हम आराम से 5 या 6 बजे उठेंगे।
ऐसा थोड़ी है, कभी कभी आपको 2 बजे आंखें खुल गई और आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई तो अपने काम पर लग जाइएगा। और आपका अब सबसे इंपॉर्टेंट सर्वोत्तम काम क्या है? स्टडी करना, अध्ययन करना। और इस समय का अध्ययन पूरे जीवन के लिए आपको वरदान साबित होगा। बस इसका भरपूर प्रयोग करो, आप अपने आप को इतना शार्प कर लो जिससे कि आपको दिक्कत ना मिले। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब आप में से 50% इस भूमिका में जो हैं, जो मैरिड हैं, जो हमारी माँ हैं, हमारी बहन हैं, आप देखते हो उनको नींद कम क्यों? क्योंकि उनको जिम्मेदारियां होती हैं। देखो, नींद तो उनको भी थी, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण उनकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे परिवार चलाना है। अगर हम सभी इंसान जिस भूमिका में आज हैं ऐसे ही ले लें जैसे हमारी माएं होती हैं, कितना कम सोती हैं, ऐसे ही आप इस समय का सदुपयोग करो। और इसको सच में बिल्कुल सैल्यूट है। देखिए, उन लोगों के लिए सैल्यूट है जो अपने टाइम को बेहतर मैनेज करते हैं, और जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है। तो समय की सुनो। इसके बाद देखिएगा यहां पर, अब ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर चलते हुए इसने बताया गया है ये पूरा का पूरा। अब यहां पर हमें क्या बताना है? यहां पर हमें यह बताना है कि कौन कितना सोता है। इसकी मैं एक अलग से नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वहां पर यह सब कुछ मैं बताते चलूंगा, जिससे कि दिक्कत ना हो। जिराफ कितना, गाय कितना, अजगर, ये पूरा का पूरा देखो यहां पर यह बताया गया है। इससे आप समझ सकते हो, ये जो टाइम, ये घड़ी दे रखी है, इस घड़ी को समझ सकते हो। इस घड़ी से आप पहचान लोगे कि ये कितना घंटे सोते हैं यहां पर। ठीक है, ये सुइयों के अनुसार आप समझा सकते हैं कि ये इतने घंटे हैं। इससे आपको बेहतरी लगेगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब आगे जो बढ़ते हैं, स्लोथ के बारे में बताया गया है। आप आसानी से इसको यहां पर समझा सकते हैं। ये अब यहां पर ये बाघ के बारे में बताया है। ठीक है, एक बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ध्यान देना, बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है? 6 गुना बेहतर देख पाता है। ठीक है, 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। बाघ की मूछें हवा में, ध्यान देना, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। ध्यान देना, इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके, मींस यूरिन से अपनी गंध छोड़ते हैं, जिससे इसका इलाका पता चल जाता है। और ध्यान देना, ये जो है, इसके जो गुर्राने की आवाज है वो कितने किलोमीटर तक सुन जाती है? 3 किलोमीटर तक स्पष्ट सुनाई देती है। स्पष्ट, ध्यान देना, जब बाघ गुर्राता है तो 3 किलोमीटर तक हम लोगों को यह सुनाई दे जाता है। और ध्यान देना, टाइगर स्टेट किसको कहा गया है? टाइगर स्टेट मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे कमेंट में बताएं, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? सर, जो कम सोते हैं वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं। रोचक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो, हम इंसानों को भगवान ने, ईश्वर ने कुछ काम करने के लिए भेजा है। हम अगर सच में कम सोएं, समय का सदुपयोग करें तो हम वास्तविक मनुष्य हैं, नहीं तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। कुछ इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर हम ऐसा ना छोड़ें जिससे कि हमारी पहचान बने। अरे पहचान तो छोड़ दो, कुछ हम ऐसा ना करें जिससे हमारे परिवार की पहचान बने, तो वह जीवन निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और वो कौन सा जीवन है जो अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों के अंदर खुशी ना ला पाए? खुशी लाने के लिए निरंतर प्रयास करो। अपने आप को आहुति देनी पड़े दो, लेकिन अपने आप, सगे संबंधी, मित्र, जो दोस्त हैं, माता पिता हैं, उनके लिए सुखी जीवन लाओ। और सुखी जीवन लाने का एक ही विकल्प है कि आप जिस काम में लगे हो उसमें सफल हो जाओ। जब आप सफल हो जाओगे तो सफल होने से घर पे क्या मिलेगा? पैसा। और सच मायने में अगर जितनी जरूरत वाली चीजें हैं, जरूरत जितना उनको मिलता रहे, तो वही खुशी जीवन है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप दुनिया की सारी दौलत हमारे पास आ जाए। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए, और वह तभी संभव है जब आप मन लगा के समय का सदुपयोग करोगे। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिएगा यहीं पर बाघ मौके के अनुसार क्या बताया गया है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाने के लिए वह अलग आवाज निकालता है। कभी वह करहाता है, कभी वह गुर्राता है। ठीक है, और उसके गुर्राने की आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई दे जाती है। आपने मुझे जवाब दिया। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? एमपी। वेल डन, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश को
क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वहां पर 9 नेशनल पार्क हैं। 9 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इसी वजह से उसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। अब यहां पर आगे देखिएगा, आगे इस तरीके से पूरा इंग्लिश में भी दिया गया है और इसमें कुछ नहीं है। देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान का भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। अब मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में आपको पता होना चाहिए 103+1 क्या है? नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं। और आपको पता होगा 543 क्या हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ये राष्ट्रीय पार्क हैं। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मुझे क्या बताएं आप? मुझे जैव मंडल बताएं, बायोस्फीयर बताएं। कमेंट करके मुझे बताएं बायोस्फीयर कितने हैं, बायोस्फीयर कितने हैं, जिनको आप बोलते हो जैव मंडल। टोटल भारत में जैव मंडल कितने हैं? मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बिल्कुल सही जवाब देंगे। बताइएगा बायोस्फीयर पार्क कितने हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल मुझे सही तरीके से बताएंगे। ठीक है, बायोस्फीयर पार्क, वेल डन, गुड गुड। बायोस्फीयर पार्क 18, वेल डन। कितने हैं? बायोस्फीयर पार्क 18 हैं, जैव मंडल 18 हैं। तो आपको पता ही है उनमें कितने जैव मंडल को यूनेस्को ने क्या है? विश्व विरासत की सूची में रजिस्टर्ड किया है। यह भी मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बताओगे। चीजें हम पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। अब देखिएगा, आगे इसमें और कुछ बड़ी बातें नहीं है, सारी बातों का सारा कंक्लूजन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी आज के चैप्टर से। तो मुझे बताएं कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। आज उम्मीद करता हूं ये चीजें अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।